हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मैकेनिक आरएसी से संबंधित इंटरव्यू के टिप्स के क्वेश्चन आंसर जो अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट और जॉब फेयर में पूछे जाते हैं आप लोगों से, मैंने वो वीडियो तैयार कर लिया है। और मैंने अलग अलग वेबसाइट्स और अपने कुछ मित्र जो आईटीआई में मैकेनिक आरएसी के इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे मैंने मिल करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पूरा सेट तैयार किया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं वही सेट आपको बताने जा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर मैकेनिक आरएसी के बच्चों से अलग अलग इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके जल्दी जल्दी आगे देखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आप उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ देंगे जो कि हो सकता है आने वाले अप्रेंटिसशिप फेयर, कैंपस प्लेसमेंट और जॉब फेयर में आपसे पूछे जा सकते। तो प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो हेडफोन अपने कानों में लगा लीजिए और किसी एकांत जगह पर बैठकर मेरे इस वीडियो को पूरा का पूरा सुन लीजिए। हो सके तो पूरा एक बार, अदरवाइज 2 बार आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे और आप आराम से इंटरव्यू में उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एनसीवीटी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। आईटीआई का भी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और उसी के साथ बच्चों, आपको अपनी ट्रेड रिलेटेड जो आपकी ट्रेड है उसका पूरा का पूरा स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों, जो आपकी ट्रेड है उस ट्रेड की का जो नाम है उसकी पूरी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ स्क्रीन पर लगभग काफ़ी सारे ट्रेड्स का नाम मैंने लिख दिया है और इनकी स्पेलिंग अगर आपको साफ दिखाई पड़ रही है, आई होप क्लियर दिख रही होगी, आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। और आपकी मार्कशीट में भी उस ट्रेड की स्पेलिंग लिखी होगी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप अपनी ट्रेड की एटलीस्ट स्पेलिंग पूरी याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछी जाती है बच्चों से। तो चलिए, मैकेनिक आरएसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर का ये हम लोग पार्ट शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग आते हैं रेफ्रिजरेशन टूल्स। एसी टेक्नीशियन के जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं उनको पहले हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है इंसुलेटेड प्लायर 8 इंचेस, इंसुलेटेड नोज प्लायर 8 इंचेस, स्क्रू ड्राइवर 6, 8, 12 इंचेस, पाइप रेंच 10 इंचेस, एडजस्टेबल रेंच 6 इंचेस, 12 इंचेस, इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल, ट्यूबलर स्पैनर सेट, चीजल 6 इंचेस, ब्लेड के साथ हेक्सा फाइलें जिससे कि लोहा या अदर मटेरियल, हार्ड मटेरियल घिसा जाता है, हैमर एक 250 ग्राम, दूसरा आधा किलो का, बेंच वाइज ड्रिल बिट सेट, मैलेट, स्पैनर सेट, डबल एंडेड, रिंग स्पैनर सेट, बॉक्स स्पैनर सेट, एलन की सेट, फ्लिप स्क्रू ड्राइवर। मैं भी आपको बताऊंगा फ्लिप स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है, आपने देखा होगा, शीयर, फिलर गेज, सीजर्स, फ्लेयरिंग टूल सेट, ट्यूब कटर, स्वेजिंग टूल सेट, गैस्केट पंच सेट, पिंचिंग प्लायर, फ्रीजिंग टूल, सोल्डरिंग आयरन 50 वॉट, गैस सिलेंडर कम से कम 2 kg की क्षमता वाला, मल्टीमीटर और प्रेशर गेज, और आखिरी में आता है कंपाउंड गेज। तो आइए बच्चों, हम कुछ मशीनरीज या कुछ टूल्स का चित्र भी देख लेते हैं और उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे सामने आता है ट्यूब कटर। हमें पता है कि एसी के अंदर जो ट्यूब्स लगते हैं वो कॉपर के होते हैं और इनको काटने के लिए हमें इस ट्यूब कटर का इस्तेमाल करना पड़ता है।
बहुत ध्यान से आप इसको पहचान लीजिए। आपने अगर इस्तेमाल किया होगा तो आपको बिल्कुल यकीनन पता होगा। ये कार्बन स्टील का बना हुआ गोल ब्लेड होता है इसमें, जो ट्यूब को काटने के इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको कुछ चित्र में दिखाए गए इस तरीके से पाइप को पहनाते हैं और थोड़ा टाइट करके इसको गोल गोल पाइप के चारों तरफ घुमाते हैं और धीरे धीरे ट्यूब जो है कट के अलग हो जाता है। अगला टूल देखते हैं। अगला टूल है फ्लेयरिंग टूल। ये फ्लेयरिंग टूल तब काम में आता है जब हम पाइप को काट के अलग कर लेते हैं, और इसमें नीचे दिया भी गया है। फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग विभिन्न साइजों के कॉपर ट्यूबों को फ्लेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्लेयरिंग ब्लॉक और एक योक। फ्लेयरिंग ब्लॉक में दो बार्स होते हैं जो विभिन्न साइजों, योक में डाई और कोन होता है जो कि फ्लेयरिंग बनाने के लिए फ्लेयर सीट को घुमाता है। दूसरा है स्वेजिंग टूल। इसको आप पहचान लीजिए, लगभग प्लायर जैसा ही दिखने में लगता है। स्वेजिंग टूल का प्रयोग छोटे व्यास वाले कॉपर ट्यूब के खुले सिरों को स्वेजिंग करने के लिए काम में लाया जाता है, या फिर ट्यूब के सिरे के अंदरूनी व्यास को उसके बाहरी व्यास तक बढ़ाया जाता है। यह हेक्सागोनल बार होता है जिसके सिर पर दो गोल स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ट्यूब के अंदरूनी व्यास के बराबर होता है, दूसरा स्टेप बाहरी व्यास के बराबर होता है। ट्यूब के सिरे के अंदर इसे हैमर द्वारा फोर्स किया जाता है। देन अगला टूल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं ट्यूब बेंडर, यानी ट्यूब को घुमाने वाला। कॉपर का ट्यूब होता है, इसको इजीली हाथ से आप नहीं घुमा सकते हैं, टूट सकता है। इसको इसी टूल के माध्यम से घुमाया जाता है। ट्यूब बेंडर का प्रयोग छोटे व्यास के कॉपर ट्यूबों को मोड़ने के लिए किया जाता है। कई ट्यूब बेंडर का प्रयोग जैसे इनसाइड स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर, आउटसाइड स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर और पुली टाइप ट्यूब बेंडर, जिसका प्रयोग विभिन्न कोणों पर ट्यूबों को मोड़ने के लिए किया जाता है। पुली टाइप ट्यूब बेंडर सबसे अधिक सफल माना जाता है। ट्यूब बेंडर का प्रयोग एक साइज के ट्यूब के साथ किया जाता है। कुछ पुली टाइप ट्यूब बेंडर ऐसे पाए जाते हैं जिनका प्रयोग ट्यूब बेंडर के विभिन्न साइजों को मोड़ने के लिए भी किया जाता है। ध्यान से देख लो, अगर आपने टूल कभी देखा होगा तो इसमें ट्यूब को, कॉपर के ट्यूब को, पतले ट्यूब को इसी तरीके से घुमाया जाता है। यह है पिंचिंग टूल, जैसा कि इसकी शक्ल से दिखाई पड़ रहा है। पिंचिंग टूल का प्रयोग छोटे व्यास के कॉपर ट्यूबों को बंद करने या सील करने के काम में लाया जाता है। इसमें दो बार्स होती हैं जो कई साइजों के जॉज और होल्ड्स बनाती हैं और उन्हें आपस में विंग नटों और बोल्टों के द्वारा क्लैम्प किया जाता है। विंग नटों को कसने में भी ट्यूब के दो जॉज के बीच पिंच किया जाता है। गोल सुराखों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर पिंच किए गए सेक्शन को गोल बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला टूल हमारे सामने आता है प्रेशर गेज। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटी सी घड़ी बनी हुई है जिसमें गैस का प्रेशर नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम कंप्रेसर में भरते हैं गैस। प्रेशर की परिभाषा इस प्रकार से की जाती है कि फोर्स की मात्रा है जो किसी पदार्थ जैसे सॉलिड गैस और लिक्विड आदि होती है पर उसके क्षेत्रफल पर लगाई जाती है। प्रेशर को किलोग्राम फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। हमारे आसपास की हवा में कुछ भार होता है और यह भार कभी सभी सरफेसों पर प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को वायुमंडल प्रेशर कहते हैं। वायुमंडल प्रेशर ऊंचाई के साथ कम होता है और हम पहाड़ों पर जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर हवा कम होती है और इसलिए यह कम भार लगाता है, जिससे कम प्रेशर लगता है। किसी पदार्थ के प्रेशर को प्रेशर गेज की सहायता से मापा जाता है। देन अगला आता है रेफ्रेजिंग टूल। रेफ्रेजिंग टूल का प्रयोग कनेक्टरों की सीटों की रेफ्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। अगला टूल है फ्लेक्सिबल चार्जिंग लाइन। एक फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब होती है जिसका प्रयोग मशीन में गैस को खाली करने व उसे चार्जिंग के लिए किया जाता है।
अगला आता है चार्जिंग किट। एक चार्जिंग किट में कई सॉकेट होते हैं जिसके साथ चार्जिंग वाल्व लगे होते हैं, जिसे सील्ड यूनिट वाली रेफ्रिजरेटर मशीन में गैस चार्जिंग के लिए किया जाता है। अगला आता है वैक्यूम पंप। अभी मैं फोटो आपको आगे दिखा दूंगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे। वैक्यूम पंप का प्रयोग गैस चार्जिंग करने से पहले सील्ड यूनिट वाले रेफ्रिजरेटर सिस्टम से हवा निकालने के लिए किया जाता है। इस काम के लिए कभी कभी सील्ड यूनिट पर लगे साधारण ओपन कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, परंतु एक हाई वैक्यूम पंप में रोटरी कंप्रेसर होता है जो कि वैक्यूम के लिए कुछ माइक्रोन तक हवा को खींच सकता है। वैक्यूम को माइक्रोन में माइक्रोगेज के द्वारा मापा जाता है। एक माइक्रोन वैक्यूम की माप की इकाई जो कि 1 इंच के 1/25 भाग पर या 0.0004 के बराबर होती है। पोर्टेबल चार्जिंग पैनल। एक वैक्यूम पंप, गैस चार्जिंग ग्रेजुएटिंग सिलेंडर, ऑयल चार्जिंग ग्रेजुएटिंग सिलेंडर, एक कंपाउंड गैस, एम्पियर गेज, वोल्ट मीटर सभी को एक ट्रॉली पर फिट किया जाता है, जिससे सील्ड रेफ्रिजरेटर मशीन में गैस व तेल की चार्जिंग कर सकते हैं। इसको पोर्टेबल गैस चार्जिंग पैनल कहते हैं। तो बच्चों, यहां से मैं आपको दिखाना शुरू कर रहा हूं अलग अलग टूल्स के चित्र को, जिसमें पहला है यहां पर कटर, फिर है नॉर्मल प्लायर, फिर है नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर सेट, 2 वे साइड मैंने आपको बताया था, एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर जिसमें लगी हुई ये स्टिक आप देख रहे हैं, इस स्टिक में एक तरफ माइनस का और एक तरफ प्लस का होता है स्क्रू खोलने और टाइट करने के लिए। इसको आप खींच के यहाँ से बाहर निकाल के पलट के फिर लगा दीजिए, तो ये दूसरी साइड से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला चित्र हम यहाँ पे देखते हैं, ये है एलन की का, आप पहचान रहे होंगे, ये एलन की है लेफ्ट साइड में। राइट साइड पे है फाइल टूल, यानी जिसको हम देसी भाषा में, हिंदी भाषा में कहते हैं रेती, लोहे को, लकड़ी को घिसने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगला टूल हमारे सामने आता है, ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 2 प्रेशर नापने वाली मीटर यहाँ पर लगे हैं। जब भी कंप्रेसर में गैस भरी जाती है या कार के कंप्रेसर में गैस भरी जाती है, तो ये किट वहां पर लगाई जाती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते समय इसमें लगाए हुए मीटर में हमको प्रेशर और भरी हुई गैस का प्रेशर की रीडिंग दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर, जिससे हम अलग अलग वोल्टेज को नापते हैं, एम्पियर नापते हैं, काफी सारी चीजें इससे नापी जाती हैं और इसको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। देन अगला यहाँ पर आता है स्क्रू रिंच। ये एडजस्टेबल स्क्रू रिंच, ये एडजस्टेबल स्पैनर कहलाता है। ये इसको रिंच भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड पे मैं दिखा चुका हूँ, पाइप को पिंच करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, पाइप को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। देन अगली यहाँ पर आती है हमारे सामने फ्लेयरिंग टूल किट। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये एक तरीके से बॉक्स में आती है। और यहाँ पर आता है स्विंग टूल्स, अलग अलग नाप के, अलग अलग साइज के होते हैं ये। फिर एक ड्रिल बिट, हमको ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ती है जिसमें अलग अलग साइज की बिट्स भी लग जाती हैं। अच्छे में की काफ़ी हैवी टूल मशीन हमारे पास होनी चाहिए, ड्रिल मशीन। इससे हम कम से कम 9 इंच की दीवार में आराम से छेद कर सकें, जिससे कि इंटरनल यूनिट अगर हम एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, स्प्लिट एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके पाइप्स को, जो गैस और बिजली के तार जो उसके साथ में चलते हैं और पानी आउटलेट जहाँ से पानी गिरता है, वो पाइप दीवार से बाहर जा सके, दीवार में होल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और राइट हैंड साइड में यहाँ दिया गया वैक्यूम पंप। अगर आपने आरएसी का वाकई में काम सीखा है, मुझे ध्यान है आपने सीखा जरूर होगा, आप जानते होंगे ये वैक्यूम पंप है। देन उसके बाद आता है एसी सर्विसिंग मशीन, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई गई है और राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है मिनी गैस वेल्डिंग टॉर्च मशीन। पूरा सेट होता है ये, जब पाइप को लॉक करना होता है या ज्वाइंट करना होता है तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। देन यहाँ पर हम चीजल, जिसको हम हिंदी में छेनी बोलते हैं, और एक हथौड़ा, अभी मैंने 2 साइज के आपको हथौड़े बताए थे। और एक यहाँ पर है स्प्लिट लेवल। जब भी हम स्प्लिट एसी इंस्टॉल करते हैं या विंडो एसी इंस्टॉल करते हैं तो एक विशेष एंगल की देखने की हमको जरूरत पड़ती है, जहां पर हमको ये स्प्लिट लेवल की आवश्यकता पड़ती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है
और कैसे काम करता है। तो बच्चों, यहाँ से हमारे जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है। तो पहला है रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है और कैसे काम करता है। किसी निश्चित क्षेत्र का तापमान उसके बाह्य क्षेत्र की तुलना में कम करना ही रेफ्रिजरेशन साइकिल कहलाता है और इसको हम 4 अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है कंप्रेसर, फिर है कंडेंसर, फिर है एक्सपेंशन वाल्व और चौथा है एवापोरेटर। इसको एक चित्र की मदद से हम लोग जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एक कंप्रेसर का पूरा सर्किल यहाँ पर मतलब काम करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। इसको चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे इस साइकिल का हार्ट भी कहा जाता है, जिसमें रेफ्रिजरेट जो कि वेपर फॉर्म में होता है और कंप्रेस किया जाता है, जिससे उसका तापमान और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। अगला होता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या है पहले हम जानते हैं। कंडेंसर में ट्यूब्स लगी होती हैं जो कि सीधे हवा के संपर्क में होती हैं। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर कंडेंसर में आता है। तो एक ट्यूब आकर वेपर को लिक्विड फॉर्म में बदल देती है और प्रेशर टेम्परेचर भी कम हो जाता है। देन अगला हम देखते हैं एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। इसकी बनावट एक वाल्व या नोजल की तरह होती है जिसमें पतला होल होता है। इस वाल्व को रेफ्रिजरेट हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर टेम्परेचर के साथ निकलता है और एक्चुअल में तापमान में कमी एक्सपेंशन वाल्व में ही होती है। रेफ्रिजरेट यहां भी लिक्विड फॉर्म में होता है। देन अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है एवापोरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में एवापोरेटर होता है। एवापोरेटर में भी कंडेंसर के जैसी ही ट्यूब लगी होती हैं। इन ट्यूब में बहुत लो प्रेशर टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेटर लिक्विड फॉर्म में आता है। एवापोरेटर को कूलिंग यूनिट भी कहते हैं। जब रेफ्रिजरेटर एवापोरेटर के सराउंडिंग के लिए संपर्क में आता है तो हीट ट्रांसफर होती है और लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेट वापस वेपर फॉर्म में बदल जाता है। यानी इसको हम कहते हैं चेंज इन फेज। और ये वेपर फॉर्म कंप्रेसर के इनपुट में जाती है। तो इस तरीके से एवापोरेटर अपना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कंप्रेसर क्या होता है और क्या काम करता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल गैस और एयर को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। जो हवा होती है वो जनरली कंप्रेसिबल होती है, मतलब उसको हम हवा को के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। इसलिए कंप्रेसर के इस्तेमाल से हवा के प्रेशर को बढ़ाया जाता है और इसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो उसका आयतन है, जो उसका घेराव है, उसको हम जब प्रेशर डाल के हवा के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो हवा दब करके और कम जगह पर इकट्ठा हो जाती है। ये कंप्रेसर के माध्यम से किया जाता है। और बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंप्रेसर का काम होता है। जैसे अपने घर में रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, एसी जो हम लोग के घर में लगा होता है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जहां पर बहुत अधिक मात्रा में गैस प्रोड्यूस होती है और उसको कंप्रेस करके बहुत कम जगह पर रखना होता है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कंप्रेसर के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में भर दी जाती है और उसके बाद वो सिलेंडर से जब गैस को हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी देर तक उस गैस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अलग अलग एप्लायंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर की हमको ज़रूरत पड़ती है। और तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि
इस तरीके से कंप्रेसर काम करता है। देन अगला हम देखते हैं कंप्रेसर के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। एक कंप्रेसर के अंदर क्या क्या होता है। एक कंप्रेसर के मुख्य रूप से दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो कि पावर सोर्स पहला है और दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ कंप्रेशन। उदाहरण के लिए एक एयर कंप्रेसर तभी काम करता है जब एयर इंटर करती है, यानी जब उसके अंदर हवा फेंकी जाती है या डाली जाती है। उसके अंदर एक वॉल्व पिस्टन होता है, जैसा कि हम लोगों की बाइक और 4 व्हीलर जो होती है उसके अंदर इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी पिस्टन होता है, जिसे हम कंप्रेसर में भी पिस्टन के नाम से ही जानते हैं। और ये पिस्टन ही प्रेशर को इंक्रीज करता है और वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। एक बार मैक्सिमम प्रेशर रीच हो जाता है तब बिल्ट इन मैकेनिज्म एयर इनटेक को स्विच ऑफ कर देता है और ये कंप्रेस्ड एयर फिर यूजेबल हो जाता है। जैसे जैसे एयर का इस्तेमाल होने लगता है और प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, दूसरा बिल्ट इन स्विच और ज्यादा एयर को अंदर लेता है और इससे प्रोसेस दोबारा चालू हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि कंप्रेसर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं और कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है। कंप्रेसर को जानने के बाद अब हम जाते हैं कंप्रेसर के प्रकार पर। अब हम देखेंगे कंप्रेसर के प्रकार। कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायनेमिक टाइप और एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो अब हम जानेंगे डायनेमिक टाइप कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और दूसरा होता है एक्सेल कंप्रेसर। और नेक्स्ट जो हमने जाना था ऊपर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में रोटरी टाइप कंप्रेसर होता है और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो बच्चों यहाँ पर अब मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सुनना है, मैं बोल रहा हूँ और आप सुनिए। इंपॉर्टेंट मैकेनिकल आरएसी की ट्रेड से संबंधित इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। रेफ्रिजरेंट में उच्च ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। कंप्रेसर में तेल अधिक होने से कैपेसिटी कम हो जाती है। एयर फिल्टर वायु को शुद्ध और स्वच्छ करने का काम करता है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंप्रेसर कंपोनेंट उसका दिल माना जाता है। कम दबाव चिलर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयुक्त होता है। एक्सपेंशन वाल्व रिसीवर और एवेपोरेटर के माध्यम के मध्य लगाया जाता है। ड्राई कूलिंग कॉइल उपकरण के माध्यम के मध्य में लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज को फ्लेम के रंग परिवर्तन में देखा जाता है। घरेलू उपकरण में विस्तार स्थिर दबाव विस्तार वाल्व होता है। किसी मोटर से बाहर जुड़ा कंप्रेसर ओपन टाइप कंप्रेसर कहलाता है। एवेपोरेटर गुप्त ऊष्मा को शोषित करता है। जब कंडेंसर के पानी की ट्यूब सील्ड होती है तो कंप्रेसर तापमान समान रहता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की कैपेसिटी नियंत्रित वेरिएबल स्पीड ड्राइव विधि द्वारा होती है। अधिक अमोनिया मिलाने पर घोल का कम हो जाता है। सब कूलिंग के प्रभाव से रेफ्रिजरेशन की पावर खत्म हो जाती है। हाई प्रेशर सेफ्टी कटआउट मशीन की सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। थर्मोस्टैटिक फैलाव वाल्व का बल्ब वाष्पित के आउटलेट पर घूर्णन करता है। एयर कंडीशनर जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां छाया होनी चाहिए। 5 पाउंड पानी का 2 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए 10 BTQ तापमान आवश्यक होता है। एयर वॉशर एसी के ऊपर से धूल व धुआं हटाने के लिए काम में लाया जाता है। एक रीड वाल्व की स्प्रिंग की संख्या वाल्व साइज के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम क्लोराइड एब्जॉर्बेंट होता है। डी ब्लॉक का प्रयोग बेलनाकार आकार के
वस्तु के ऊपर निशान लगाने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेंट उपयोग होता है क्योंकि यह प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पाइप कम करने में सहायक होता है। शोषण विधि में प्रेशर कम करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। R134 प्रशीतन प्रचलित या रासायनिक नाम टेट्राफ्लोरोइथेन है। मानव विश्राम हेतु अपेक्षित आर्द्रता का मान यानी ह्यूमिडिटी 45% से 50% होनी चाहिए। लिक्विड फ्लो द्रव की मात्रा गेज में नापी जाती है। नमी हटाने के लिए कंडेंसर और एक्सप्रेशन वाल्व के मध्य डिहाइड्रेटर लगाया जाता है। शून्य गेज प्रेशर एब्सोल्यूट स्केल पर 14.7 समतुल्य होता है। मल्टीपिन सिस्टम में सोलेनॉइड थर्मोस्टेट से कार्य करता है। एक थर्मामीटर सेल्सियस हीट अनुभव करता है। वायु का वेग सामान्यतः 152.5 मीटर प्रति मिनट रहता है। 1 टन वाले एसी के लिए औसत रनिंग करंट 7.0 एम्पियर होना चाहिए। मैकेनिकल शाफ्ट सील ओपन टाइम कंप्रेसर में होता है। हैलाइड टॉर्च से फ्रियोन 1-2 यानी 12 रेफ्रिजरेंट का लीकेज टेस्ट किया जाता है। एयर कंडीशन की ग्रिल पर वायु की अपेक्षित आर्द्रता रूम आर्द्रता की अपेक्षा अधिक होती है। डक्ट में प्रवाहित हवा का दबाव पहले बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा। हीट एनर्जी का प्रयोग निम्न ग्रेड में किया जाता है। वेपोराइजेशन का कार्य ऊष्मा की मात्रा शोषित करने में किया जाता है। थर्मल वाल्व लिक्विड लाइन में लगाया जाता है। वायुमंडल प्रेशर और गेज प्रेशर योग को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। एवापोरेटर कंडेंसर वायु और पानी टाइप में प्रयुक्त होती है। स्टॉप व स्टार्ट विधि में सोलेनोइड प्रयोग किया जाता है। सुपर हीटिंग के प्रभाव से कंप्रेसर का कार्य बढ़ जाता है। एक अच्छे रेफ्रिजरेटर में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मानव आराम के लिए अच्छा तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनरेटर में स्टीम प्रेशर अधिकाधिक होता है। एक आदर्श रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट निम्न होना चाहिए। 1 टन रेफ्रिजरेटर में 210 किलो जूल ऑब्लिक मिनट के बराबर होता है। थर्मल वाल्व को सिस्टम के समान रेफ्रिजरेंट से भरा जाता है। इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में ऊष्मा देने के लिए मिट्टी के तेल के बर्नर का प्रयोग किया जाता है। नम हवा के व्यवहार के अध्ययन को साइकोमेट्रिक्स कहा जाता है। कंडेंसर के गंदा रहने पर हेड प्रेशर कम हो जाता है। पानी को ऊपर उठाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है। कूलिंग कॉइल पर बर्फ जमने से इंसुलेटर बन जाता है। प्राकृतिक वायु कंडेंसर की कूलन क्षमता को कम करती है। प्राकृतिक वायु कंडेंसर की कूलन क्षमता कम होती है। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शॉर्ट जो नोट्स हैं वो खत्म होते हैं और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं रेफ्रिजरेटर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं विथ सॉल्यूशन। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे एक फ्रिज है जिसमें करंट आ रहा है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे अगर आपसे पूछा जाता है। तो इसको ढूंढने का सबसे पहला तरीका इन्होंने बताया कि मेन पावर सप्लाई से आपको शुरुआत करनी है। अगर इस तरीके का फ्रिज आपको मिलता है जिसमें कि करंट आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम को कैसे ढूंढना है। सबसे पहले आपको पावर बोर्ड के अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं ये चेक करना है और मल्टीमीटर से आप इसको चेक करेंगे 220 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो उसको भी आपको चेक करना होगा कि आउटपुट 220 वोल्ट सप्लाई दे रहा है कि नहीं। आउटपुट में अगर 220 वोल्ट मिल रहा है फिर भी फ्रिज ऑन नहीं हो रहा है तो अगला स्टेप आपको इस तरीके से देखना है। उसके बाद आपको फ्रिज का मेन लीड यानी तार को चेक करना है कि उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं, मतलब स्टेबलाइजर से होकर फ्रिज में करंट जा रहा है कि नहीं।
अगर ये भी ठीक मिलता है तो आपको फ्रिज का रिले चेक करना है, उसके बाद OLP और उसके बाद थर्मोस्टेट को बारीकी से जांचना है। यहीं पर आपको कोई ना कोई चीज खराब मिलेगी और आपको उसको बदल देना है। तो इस तरीके से फ्रिज में अगर करंट आ रहा है तो उसको आप ठीक कर पाएंगे। अगले फ्रिज में प्रॉब्लम आ रही है कि फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है लेकिन चल रहा है। फ्रिज यानी ऑन है, चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का अगर आपके सामने प्रॉब्लम आता है तो आप समझ जाइए या तो उसके अंदर कहीं चोक हो चुका है लाइन में, या फिर उसके अंदर गैस लीकेज है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको गैस पाइपलाइन को चेक करना होगा। कई बार गैस पाइपलाइन के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठा हो जाती है और गैस जो है फ्लो नहीं कर पाती है। और आप जानते हैं कि कंप्रेसर गैस को लगातार कंप्रेस्ड और डीकंप्रेस करता है, जिसकी वजह से गैस के अंदर कूलिंग और हीटिंग होती है। ठीक है, बाहर की साइड में हीटिंग और अंदर की साइड में कूलिंग होती है। तो इसको आपको चेक करना है कि गैस प्रॉपरली उसमें रन कर रही कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं फ्रिज में गैस लीक कर गया हो, इस वजह से कंप्रेसर तो ऑन हो रहा है लेकिन जो है कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से गैस का लीकेज और चोक, ये दो चीज में से कोई एक प्रॉब्लम होगी जिसके कारण फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है लेकिन फ्रिज ऑन हो रहा है। देन अगला हम देखते हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ठंडा नहीं हो रहा है तो क्या करें, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या करें। उसी तरीके से AC ऑन हो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, फ्रिज ज्यादा ठंडा कर रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा कर रहा है, मतलब एक जब उसमें प्रीसेट लगा हुआ है कि हाँ इतनी ही ठंडक की आवश्यकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम पे ले जाकर के कूलिंग कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो पहला तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, थर्मोस्टेट उसका खराब हो चुका है। थर्मोस्टेट एक डिवाइस होता है फ्रिज और AC के अंदर दोनों में ही, कि जब हम टेम्परेचर सेट करते हैं तो थर्मोस्टेट उसी टेम्परेचर पर जैसे ही कूलिंग पहुंचती है वो फ्रिज को या AC को कट ऑफ कर देता है। तो अगर इस तरीके की समस्या आपके सामने आ रही है तो आप थर्मोस्टेट को चेक करिए और चेक करने के बाद उसको आप चेंज कर दीजिए। और ये भी चेक कर लीजिए कि थर्मोस्टेट जो आपने नया लगाया है वो आपके द्वारा सेट किए गए टेम्परेचर के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। देन अगला प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आता है, फ्रिज रुक रुक कर ठंडा कर रहा है। कंटिन्यूअस जो उसे कूलिंग करनी चाहिए नहीं करता है, कभी कभी ठंडा करता है और कभी कभी नहीं करता है, यानी रुक रुक के ठंडा कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सी चीज एक चेक करनी है कि गैस जो चर्न हो रही है पूरे फ्रिज में पाइप के अंदर, वहां पर एक बैक साइड में आप देखेंगे कंप्रेसर के पास एक छोटा सा एयर फिल्टर लगा होता है और वो कॉपर का ही होता है, बेलन जैसा होता है। उसमें एक फिल्टर लगा होता है गैस को फिल्टर करने के लिए। कई बार वो चोक हो जाता है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। तो पहला तो आपको गैस का प्रेशर चेक करना है, गैस है कि नहीं। अगर गैस है उसके बाद भी कूलिंग रुक रुक के हो रही है तो कहीं ना कहीं उस एयर फिल्टर में कचरा जमा हो गया, जिसके कारण गैस का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया है। इसको आप चेक कर लीजिए और तो ये फ्रिज फिर से बाद में चेक करने पर इसको आप ठीक कर लीजिए और उसके बाद आपका फ्रिज नॉर्मल तरीके से कूलिंग करना शुरू कर देगा। देन अगला दिक्कत आती है, फ्रिज का दरवाजा बंद करने पर लाइट बंद नहीं हो रही है। तो सीधी सी बात है, लाइट अगर बंद नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जो दरवाजे में एक स्विच लगा होता है वो खराब हो गया है। उसको आप दरवाजा खोलिए और अलग से उसको ऑन ऑफ करके देखिए। उसके बाद भी अगर लाइट ऑन ऑफ नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं स्विच की खराबी है, दूसरा स्विच ला करके उसको आप बदल दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही है, दरवाजा हमने खोला तो बल्ब अब ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्विच खराब हो चुका है। स्विच आप बदल दीजिए तो ठीक हो जाएगा। एक बड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, फ्रिज की बॉडी पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। यानी फ्रिज तो अंदर से ठंडा होना चाहिए, बाहर से तो नहीं ठंडा होना चाहिए। लेकिन अगर फ्रिज की बॉडी पर बाहर की तरफ पानी की बूंदें आ रही हैं तो मान लीजिए कि फ्रिज के अंदर दरवाजों के बीच में एक लेयर होती है थर्मोकूल की, वो या तो खराब हो गई है या पूरी तरीके से गल चुकी है, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर की कूलिंग बाहर की तरफ निकल रही है और बाहर की तरफ के टेम्परेचर या वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसको ठंडा करके दरवाजे के ऊपर पानी की सीलन आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में होना यही चाहिए कि फ्रिज आपको जल्द से जल्द चेंज कर देना चाहिए।
एक और कॉमन टाइप की क्वेश्चन है, फ्रिज में से लगातार बहुत तेज आवाज आ रही है। तो फ्रिज में एक डिवाइस होती है जिसको कि मैंने बताया था कंप्रेसर। कंप्रेसर ही लगातार बहुत तेजी से उसके अंदर चलता है। तो कंप्रेसर जिस जगह सेट होता है या बंधा होता है फ्रिज में, रबर के 4 टुकड़ों के ऊपर उसको रख के बांधा जाता है, ताकि जब कंप्रेसर ऑन हो या चले तो किसी भी किस्म का वाइब्रेशन या आवाज ना करे। लेकिन समय के चलते धीरे धीरे वो रबर वहां से गल जाती है, और जिसके कारण जब भी कंप्रेसर ऑन होता है तो वो बुरी तरीके से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करता है और लगातार फ्रिज में से आवाज आती रहती है। तो आप देख लीजिए कंप्रेसर के नीचे लगी चारों जो रबर है वो ठीक है कि नहीं। अगर खराब हो चुकी तो उनको आप बदल दीजिए, ये आवाज आना बंद हो जाएगी। तो बच्चों, मैकेनिक आरएसी का इंटरव्यू में पूछे जाने क्वेश्चन आंसर का वीडियो यहीं खत्म होता है। लेकिन लास्ट में मैंने एक देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखा है, और भी एक वीडियो मुझे बहुत पसंद आया था जिसमें कि उन्होंने लाइव दिखाया है, टूल्स के बारे में अलग अलग आपको समझाया है। इस वीडियो का एक स्नैपशॉट मैंने यहाँ लगा रखा है और नीचे एक लिंक दे रखा है। ये लिंक यहाँ से क्लिक नहीं होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं जहां से जा करके आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसी तरीके से इस वीडियो का भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इस वीडियो को सुन लीजिए। बहुत अच्छा इन्होंने वीडियो बनाया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पे ITI RAC ट्रेड नोट्स कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पे, और जब भी आपको टाइम मिले, कहीं पर भी अगर मोबाइल आपके पास है तो आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। वो सारी चीजें जो मैकेनिक RAC ट्रेड से कनेक्टेड होती हैं, पूछी जाती हैं, वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने काफी देर तक मेरा वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी प्लेसमेंट की नई सूचना के साथ।